वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे MPS 004 की। ठीक है, जिसमें हम यूनिट 4 राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे और हम क्वेश्चन आंसर सेशन में कर रहे हैं। तो हमने अभी तक तीन क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे और पाँचवें क्वेश्चन की। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारा पहला पार्ट देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में वो है, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे आते हैं। फोर्थ, राज्य के प्रमुख परिप्रेक्ष्य क्या है, ऐसे किसी एक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो राज्य के जो प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं, अब प्रमुख परिप्रेक्ष्य राज्य के कौन कौन से हैं आप यहां देख लीजिए। प्रमुख परिप्रेक्ष्य की बात रहेगी। ठीक है, उसमें सबसे पहला है आपका उदारवादी परिप्रेक्ष्य। मतलब यहां देख लिया, उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य एक ये हो गया। हम अभी यहाँ पे बात है किसी एक परिप्रेक्ष्य को डिस्क्राइब करने की, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य हो गया। दूसरा आपका कौन सा परिप्रेक्ष्य हो गया, सामयिक स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य हो गया। ठीक है, स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य हो गया। तीसरा आप जो कर सकते हैं वो लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। फिर आप कर सकते हैं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। तो आप इतने परिप्रेक्ष्य, अब देखिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कह रहा है प्रमुख परिप्रेक्ष्य। तो प्रमुख परिप्रेक्ष्य ये है, मतलब कि किस तरह से राज्य है, आप किस तरह राज्य में आप क्या क्या एलिमेंट देख सकते हैं, किस तरह का राज्य है, वो होता है प्रमुख परिप्रेक्ष्य। तो इसमें कह रहा है किसी एक की बात कीजिए, चूंकि इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य को ही एलोबरेट करने के लिए कह रहा है, तो हम आप पहले गांधीवादी परिप्रेक्ष्य को ही देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की। किसी एक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है तो हम किसकी बात कर लेंगे, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की हम बात करेंगे। तो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि गांधी जी ने बताया कि राज्य क्या होना चाहिए, राज्य कैसे है, इस तरह की बात हो रही है। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो कहते हैं। वो कभी भी जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी राज्य थे, गांधी जी कभी उस पर बात नहीं करते थे, उनको वो पसंद नहीं था। वो कहते थे कि उस तरह के जो राज्य है वो राजनीतिक व्यवस्था इन्हें पसंद नहीं आती थी। वो कहते थे कि ये एक तरह से दूसरों को फिर से गुलाम बनाने या दूसरों पर अधिकार थोपने जैसा है। जब मैं बेसिकली आ रहा हूँ, बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। गांधी जी का जो राज्य का सिद्धांत था वो ये था, वो कहते थे कि जितना कम से कम लोगों में इंटरफेयर हो राज्य का, वो ज़्यादा है। उनका मानना था, वो राम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य का मतलब होता है कि लोग को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी स्वतंत्रता मिले, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। राज्य का कम से कम हस्तक्षेप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब राज्य हो, मतलब जब कोई भी शक्ति होती है, जब जैसे राज्य है, राज्य क्या करती है, लोगों पर अपने जो कानून बनाती है, अपनी जो चीज़ें होती हैं वो थोपती है, रुकावटें डालती है, जासूसी करती है। तो ये गांधी जी का मानना था। वो ऐसा कहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो कहते थे कि बिल्कुल लोगों को उतनी स्वतंत्रता दो, उनको उतना अकेला छोड़ दो कि वो अपना काम कर सके, अपना निर्णय ले सके। ठीक है, अब ये गांधी जी ये भी कहते थे कि चूंकि व्यक्ति में आत्मा होती है और आत्मा ही एक अच्छा निर्णय ले सकती है, राज्य में आत्मा नहीं होती, वो आत्मा विहीन होती है। जब राज्य आत्मा विहीन होती है तो राज्य
सही से काम नहीं करेगा। वो कहते हैं कि ये चूंकि हिंसा से निकला हुआ है राज, तो राज बिना हिंसा के नहीं हो सकता। तो वो ये कहते थे कि राज, अब ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी राज्य को नकार देते हों, वो नहीं कहते थे कि राज्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे कि जब तक मनुष्य आत्मचेतना उसकी समृद्ध ना हो जाए, जब तक खुद के लिए बहुत अच्छे से डिसीजन ना लेने लगे, तब तक नाम मात्र का राज्य होना चाहिए। उनको समझाने के लिए एक राज्य की ज़रूरत होती है, मतलब न्यूनतम राज्य जिसको हम कहते हैं। न्यूनतम राज्य जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों के चीज़ों को देखना था, लोगों को मतलब ऑब्जर्व करना, या लोगों के बीच में शांति बनाए रखना। ऐसा नहीं था कि राज्य ही सब कुछ करे। तो वो कहते थे मिनिमम राज्य, न्यूनतम राज्य की बात करते थे। ठीक है। तो इस तरह से जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि राज्य जो गांधीवादी थे वो किसी न तरह से मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य के पास चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो राज्य है, समाज है, उसमें राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए। वो ये कहते थे कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकार मतलब अथॉरिटी, प्राधिकार, सॉरी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आधार ही शोषण हो या हिंसा, मतलब हिंसा हो। उनका सीधा सा मानना था कि शक्ति को केंद्रित नहीं होना चाहिए या पूंजी को केंद्रित नहीं होना चाहिए। समाज में लोगों को जो पूंजी है वो लोगों के बीच में हो, बटी हो, और सब लोग उसका मिलकर सामूहिक स्वामित्व वाली बात हो रही थी। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत पूंजीवाद की बात नहीं हो रही है, समूह की बात हो रही है कि सब लोग मिल के उस तरह की काम करें। ठीक है, निजी संपत्ति के खिलाफ थे ये। और वो कहते थे कि राज्य में सबको बराबर का अधिकार मिला होना चाहिए। ठीक है। और उसका रीज़न और भी था, क्योंकि जो गांधी जी थे वो आध्यात्मवादी थे, उनको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ये गांव का जो स्ट्रक्चर है, गांव का जो मॉडल था, उस तरह की चीज़ें के ये समर्थन में थे, उस तरह की चीज़ों का ये समर्थन करते थे। ठीक है। अब देखिए इसमें गांधी जी कहते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। उनके अनुसार वास्तविक स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उसकी अपेक्षा और बहुत कुछ है। उनके अनुसार स्वराज व्यक्ति से शुरू होता है, या आत्मा का नियम है, या आत्म विकास और आत्मनियमन का मामला है। इसमें वास्तविक शक्ति व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। तो वो कहते हैं कि स्वराज की जब हम बात करते हैं तो हम आत्मा की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। तो इसमें जो वास्तविक शक्ति है वो लोगों में निहित होनी चाहिए। कोई और बाहरी शक्ति आके कोई उन पे दबाव नहीं डाले। ठीक है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिना कोई दबाव डाले, बिना किसी अनिवार्यता के, उनका राम राज्य बिना किसी दबाव का राज्य था। बिना किसी दबाव का राज्य मतलब कि अगर कह लो तो राज्यहीन था, मतलब बहुत नाम मात्र का था। एक ऐसा राज था जहां हिंसा का इस्तेमाल नहीं होता था और सब कुछ स्वतंत्र था और मुक्त था। तो इस तरह के वो गांधीवाद का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये कहता है। ठीक है। तो आधुनिक राज्य में गांधीवादी परिप्रेक्ष्य का ये जो पांचवा क्वेश्चन था, ये भी आप इसमें कर सकते हैं कि गांधी जी उसमें क्या समझते हैं या क्या मानते हैं। इसमें हम एक और परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है। 5-6 परिप्रेक्ष्य हमने देखा, तो इसमें एक और देख लेते हैं। उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है। अब व्यक्तिवादी उदारवादी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है, लिबरलिज्म की बात हो रही है, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति ये केंद्र में है, राज्य के केंद्र में व्यक्ति है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने सभी हितों का निर्णय ले सकता है। तो यहाँ केंद्र में कौन है? केंद्र में व्यक्ति होता है इसमें। मतलब व्यक्ति ही सभी हितों का निर्णायक होता है, मतलब उसके पास सभी अधिकार होते हैं। व्यक्ति के पास अधिकार,
यहाँ पे राज्य में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, राज्य नकारात्मक वो रोल प्ले करता है, मतलब कि वो कभी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करता। यहाँ व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह है कि हर वस्तु का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, ठीक है। इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, व्यक्ति की बात हो रही है। राज्य व्यक्ति के लक्ष्य का साधक है। ऐसा नहीं है कि राज्य सब कुछ करा रहा है, राज्य कुछ नहीं करा रहा है, राज्य ही करता है। व्यक्ति को जो अचीव करना है राज्य उसकी मदद करता है। अब जब आप भारत के आधुनिक राज्य की विवेचना करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें ये कहा जाता है, जैसे अधिकार क्या है? अधिकार वो है जो लोगों को अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो राज्य था वो व्यक्ति के कार्य का, मतलब लक्ष्य का जो भी काम है, क्या जो करना है, उसका एक साधक है, ठीक है। उत्तरदायित्व या उदार व्यक्ति राज्य आवश्यक नहीं है, ये चलो ये छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य अपने नकारात्मक स्वरूप से सकारात्मक की ओर बढ़ा और सकारात्मक संस्था से कल्याण की ओर बढ़ा, ठीक है। और सुधारमुख संस्था है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ पे राज्य कोई साधक का काम नहीं कर रहा कि नहीं वो लोगों पर थोप रहा है। व्यक्तिवादी उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य है राज्य का, वो ये कहने का कार्य कर रहा है कि राज्य लोगों की भलाई के लिए, राज्य लोगों के काम के लिए है, वो लोगों की कल्याण के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि जो हमारे रूसो, हाफ्स, लॉक, ये जो लोग थे ये उदारवादी ही थे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो सामाजिक अनुबंध था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये भी एक, चूंकि लोगों ने मिलकर ही तो वो निर्णय लिया था, तो ये कहते थे ये उदारवादी है, मतलब व्यक्तिवादी ही है। अब इनमें ये भी चीज़ आप देखने की बात है कि समाज में लोगों ने मिलकर जब ये निर्णय लिया तो उन्होंने क्या किया कि जो राज्य है, जो लोकतंत्र है, वो सबके साथ मिलकर डिसीजन लिया गया है, सबके लिए लिया गया है। तो वो भी एक उदारवादी राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें दिक्कत ये हुई, जो इसकी आलोचना होती है, आप आलोचना में क्या करोगे, उनमें आप ये लिखोगे कि जो राज्य की, जो व्यक्ति की बात हुई, जो व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, इनकी जो बात हो रही थी, उसका आकलन बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया। क्या वास्तव में राज्य में ऐसा हो सकता है? चलो मैं मतलब लोगों ने एक सामाजिक अनुबंध बनाया। जब आप सामाजिक अनुबंध बनते हैं, जब आप समाज में जीना शुरू करते हैं, तो आपकी कुछ ऐसे ऐसे अधिकार, ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जिनका आपको त्याग करना होता है। लेकिन व्यक्तिवाद या उदारवादी जो परिवेश है उसमें ये कहने की बात ही नहीं। उदारवादी लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिए। राज्य को उन्होंने, राज्य की जो शक्तियां थी उसको इन्होंने कम आंका। तो आप इसकी आलोचना इस आधार पे कर सकते हो। उन्होंने राज्य की जो शक्तियां थी, राज्य को की जो क्षमता थी, उसको ये कम आंकते थे। वो इनका मतलब था कि राज्य सिर्फ लोगों की सेवा के लिए है। नो डाउट ऐसा है, लेकिन राज्य सिर्फ इतना ही नहीं है, राज्य उससे भी बहुत कुछ है। और जब आप व्यक्ति को, यहाँ बात हो रही थी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, वो मनमानी काम, मतलब अपने ढंग से काम कर सकता है। जब आप ऐसी बात कर रहे हो कि राज्य सिर्फ कल्याणकारी है, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं अनिश्चित हैं, असीमित हैं, उसके अधिकार असीमित हैं, इस तरह की आप बात कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं व्यक्ति को निरंकुश बना रहे हो। आप निरंकुश बना रहे हो, आप इस तरह की बात कर रहे हो कि वो पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण होने लगे। फिर वहीं पे कुछ अमीर हो जाते हैं, वहीं पे कुछ गरीब हो जाते हैं, जिनके पास स्वामित्व है, जिनके पास स्वामित्व नहीं है। तो इस तरह से क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष की स्थिति फिर से बनने लगती है राज्य में या समाज में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, जो भी चीज़ है, चाहे मार्क्सवादी हो, उदारवादी हो, गांधीवादी हो, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप इनको जब ढंग से या सही से समझोगे तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं आता, तो आप लोग देख लीजिएगा।
प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका 9 दिसंबर को पेपर है तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर सके। तो रोज़ आपको 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर मिल जाया करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।